हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 30 जनवरी 2022 है। आई एम श्योर आप सब अपना संडे काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर है इसमें हम रिवीजन करने वाले हैं, और रिवीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हुआ है कि जो लेटेस्ट चीज़ हमारे साथ जिस भी चीज़ के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो चीज़ आपको याद रहती है। आपकी जो करंट मेमोरी है उसमें वो चीज़ें फ्रेश होती हैं। फिर जैसे चीज़ें पुरानी होती हैं तो धीरे धीरे वो पीछे की बेंच में चली जाती हैं। अब रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उन सारी चीज़ों को रिफ़्रेश कर सकते हैं और आपकी करंट मेमोरी में ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यू होता है कि बहुत मेहनत की, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनको गहराई से समझा, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पर उनको चीज़ें याद नहीं आती और फिर लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो शायद मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, या फिर लक जैसी कोई चीज़ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लक कैपेसिटी हम सब की अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, दैट इज़ रिवीजन। रिवीजन की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो ये है कि आपने आज जो पढ़ा, इसका फॉर्मूला है 1-7-30। एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है 1-7-30। अब आज जो आपने पढ़ा, आज के दिन में, दिस इज अ डे, तो आज आपने जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करने में आपको पता है कितनी मिनट्स लगेगी? लगभग 10 से 15 मिनट। दैट्स इट। 10 से 15 मिनट आप चीज़ों को देख लीजिए एंड यू आर डन। फिर पूरे हफ्ते में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी नई चीज़ें, जो भी एवरीथिंग राइट, उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि 1 आवर से ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। और फिर ये हफ्ते आपने जो पढ़ा, ये एक दिन में हर रोज़ तो आप रिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो 7 दिनों वाला रिवीजन है, वीकली रिवीजन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, क्योंकि ऑलरेडी आपने चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लिया है। नाउ दिस इज द सेकंड टाइम यू आर रिवाइजिंग। तो 1 आवर तो मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आप पूरे हफ्ते की चीज़ें जो हैं उसको एक बार फटाफट देख लेंगे। और 30 दिनों के बाद, आफ्टर 30, तो दिस इज डेली, दिस इज 7 रिप्रेजेंट्स योर वीकली एंड 30 रिप्रेजेंट्स योर मंथली। तो महीने में एक बार आपने पूरे महीने की चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर लिया। अब याद रखिए कि आप हर रोज़ रिवीजन कर रहे हैं 10-15 मिनट, आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो 30 डेज के बाद रिवीजन होगा, आपको लगेगा कि 30 दिनों का एक साथ, 30 दिनों का एक साथ नहीं है, आपको तो बस एक बार बर्ड्स आई व्यू ही लेना है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो अब आपने मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो आपने कर लिया। इससे अच्छी आई डोंट थिंक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है रिवीजन की। दैट्स इट, यू आर डन। ने 30 दिनों का रिवीजन जो है वो एक दिन निकाल कर आपने, और इसमें भी मैं आपको बता दूं, आई डोंट थिंक सो कि 2 आवर्स से ज़्यादा आपको वक्त लगेगा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको मैक्सिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम। जस्ट इमेजिन कि 30 दिनों का रिवीजन मैक्सिमम 2 आवर्स में अगर हो जाए तो रिवीजन जो है इट्स वेरी इजी थिंग। अब रिवीजन की आदत नहीं है, राइट? रिवीजन जो है वो करना है, रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझे तो रिवीजन की आदत नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मेरी जो एक सलाह है आप सभी से वो ये है कि सुबह उठकर, अगर ये 7 दिन हो गए वीकली रिवीजन करना है और संडे मॉर्निंग है, लेट्स से संडे मॉर्निंग है, तो आप थोड़ा लेट उठते हैं, 7 बजे या फिर 8 बजे, जो भी आपका टाइम है, 8, 9, 10 वटेवर। तो ये एक प्लान बनाइए सैटरडे नाइट को, और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीका समझा रहा हूँ, उसके बाद हम आज की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिस इज, ट्रस्ट मी। सैटरडे इवनिंग को भले ही आप पार्टी कर रहे हो, दोस्त का बर्थडे है, आपका बर्थडे, वॉट एवर इट इज़, 5 मिनट निकालिए, एक डायरी, एक नोट में लिखिए कि कल मैं सुबह उठकर रिवीजन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू रिवाइज टुमारो मॉर्निंग, एंड नोट डाउन ए टाइम, एक वक्त लिख लीजिए कि लेट्स से आप 8 बजे से 9 बजे तक, for this 1 hour I am going to revise all the things that I have studied in last week or in this particular week. ये लिख लीजिए, और सुबह फिर आप 7 बजे उठ जाइए, नाश्ता कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन, जो भी आपको करना है, व्हाटएवर इट इज़,
डू इट। और उसके बाद 8 बजे से 9 बजे और कुछ नहीं। और यहाँ पर भी एक और चीज़ मैं कह दूँ कि सैटरडे को अगर पार्टी है, कुछ भी अगर कोई आपके वहाँ पर त्यौहार है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो 5 मिनट, वरना क्या क्या चीज़ें आप रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटर फाइल में हैं, मोबाइल में हैं, तो उनकी प्रिंट्स निकालनी है तो निकाल लीजिए। आपके टेबल पर ये चीज़ें जो हैं वो 8 बजे से 9 बजे जब आप बैठे हैं तो 8 बजे आपको फिर 8 से 8:15 तक आप अपने कागज़ ढूंढते रहेंगे कि ये रिवाइज करना, वो नहीं। सैटरडे इवनिंग को आप पूरा प्लान बना लेंगे कि कल 8 से 9 बजे आई विल रिवाइज। और जब आप 8 बजे शार्प 8 AM मिलिट्री टाइम, 8:01 भी नहीं, 8:01 भी नहीं, राइट, 7:59 को यू शुड बी ऑन योर टेबल, रेडी विथ योर बॉल पेन, रेडी विथ योर नोट्स, वट एवर जो भी है। 8 बजे ऑन डॉट यू विल स्टार्ट एंड 9 बजे यू विल फिनिश। दैट्स इट, यू आर डन। अगर ये एक डिसिप्लिन से आप इसको अप्रोच करें तो मैं लिख कर दे सकता हूं, नो वन कैन बीट यू अगर ये करे तो। एंड दिस इज़ वेरी ईजी। इसकी शुरुआत, जो इसका फाइनल प्रोसेस 8 से 9 होता है, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाती है सैटरडे इवनिंग को। तो रिमेंबर, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ये नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट मैंने ये भी जब भी पॉसिबल होगा तो आई विल शेयर दिस सॉर्ट ऑफ फंडास, दिस सॉर्ट ऑफ टिप्स विथ यू गाइस। और ये जो टिप्स हैं ये साइंटिफिक टिप्स हैं, ये मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, राइट। मोटिवेशनल चीज़ें जो हैं वो तब तक काम नहीं करती जब तक उसका प्रॉपर एप्लीकेशन ना हो। अगर मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता दूं, शेर की एक कहानी सुना दूं, आप मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या करना है वो नहीं पता, तो उसका कोई काम नहीं आएगा मोटिवेशन का। तो साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सिस्टम्स, यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम ऑफ रिविजन दैट यू कैन क्रिएट। सोचिएगा इसके बारे में, सोचिएगा मत, इसको ट्राई कीजिएगा। और जब आप इसको ट्राई करें और जब आपको इसमें सक्सेस मिले तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैसेज मत कीजिएगा पर्सनली, राइट। आई वांट अदर गाइज एज वेल टू नो दिस थिंग कि ये कितना साइंटिफिक है और कितना आपको काम आया। शाउट आउट लाउड इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो एंड डू अदर पीपल नो कि ये आपको कितना काम आया, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। तो चलिए रिवीजन सीरीज की शुरुआत करते हैं। खास करके वे सारे लोग जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं। नॉर्दर्न इंडिया यानी कि रफली स्पीकिंग 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है उसके थोड़े नीचे, और बाकी का जो पूरा अपर बेल्ट है कश्मीर तक, इन सारे इलाकों में हमें विंटर 2022 जो है वो थोड़ी और ज़्यादा सीवियर देखने को मिले हैं। इसलिए इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि इस साल की जो ये ठंड वाली सीज़न है वो थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रही है। बहुत सारी जगहों पर बारिश भी हुई है। वैसे बारिश जो है वो विंटर टाइम में कुछ एरियाज़ में हमारे देश में होती ही है, लेकिन ये विंटर जो है ये थकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी जगहों पर हमें डेंस फॉग जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, फ्रीक्वेंट रेन्स, ये सारी चीज़ें। और ख़ास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे अलग अलग नॉर्दर्न इंडिया के राज्यों में फ्रेश कोल्ड वेव नज़र आ रही है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना यह है कि बारिश हो सकती है, फॉग और ज़्यादा होगी और आने वाले कुछ दिनों में टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम समझने वाले हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ला नीनिया की इफेक्ट एक वेदर फिनोमिना है जो पैसिफिक ओशियन में होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं। इसको कहते हैं ला नीनिया। ना ये जो ला नीनिया है ये एक स्पेनिश शब्द है और ला नीनिया का मतलब होता है लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लिटिल गर्ल, ये मतलब है ला नीनिया का, इसका ट्रांसलेशन। लेकिन वेदर वाइज बात करें अगर हम, तो ला नीनिया एक कोल्ड इवेंट की बात होती है। मीन्स कोल्ड इवेंट जब होता है या फिर एक चीज़ होती है पैसिफिक ओशियन में जिसकी वजह से ला नीनिया की इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। और ऐसे समय पर जनरली नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न वर्ल्ड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक
कोल्ड इवेंट हमें देखने को मिलती हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ पैसिफिक ओशन। ये वाला पोर्शन हम पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, देन वी विल मूव ऑन एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि क्या है ये ला नीनिया। तो ये है अलास्का, दिस इज़ कनाडा, ये रहा यूएसए का वेस्टर्न कोस्ट, राइट, और ये हैं साउथ अमेरिका। इस तरफ अगर हम आए तो दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर इंडोनेशिया और बाकी के देश हैं, जापान एक्सेट्रा। तो ये रहा एशिया, ये रहा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। एंड देन यू हैव दिस पैसिफिक ओशन। ये पूरा जो पानी है, ये पूरा रेंज, ये सारा पानी पैसिफिक ओशन का है। ये नीचे जो आपको दिया गया है ये वाला, तो दिस इज़ सेम जियोग्राफिकल एरिया है। ये वाला जो सिनारियो है ये अल नीनियो, यानी कि एक छोटा लड़का, ये हॉट इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। बट आज हम अल नीनियो नहीं, अल नीनियो की रिवर्स सिचुएशन जिसको कहते हैं ला नीनिया, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये नॉर्मल ईयर जो लिखा हुआ है, तो मोस्टली ला नीनिया जो है ये थोड़ा नॉर्मल ईयर में, और ज़्यादा जब चीज़ें थोड़ी सीवियर हो जाए तो वी कैन कॉल इट ला नीनिया, राइट। अब ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पर रफली लेट्स से कि यहाँ से एक इक्वेटोरियल की लाइन निकलती है, राइट, इक्वेटर की लाइन निकलती है 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं, और 0 डिग्री के ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो है ये नॉर्थ में आता है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो साउथ में आता है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होती हैं, अब आपको कुछ जियोग्राफी की बेसिक चीज़ें पता होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर नहीं पता है, अगर आपने लेट्स से जस्ट अभी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, तो जो एनसीईआरटीज़ हैं उसमें जियोग्राफी के चैप्टर्स में आपको विंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे हवाएं काम करती हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सारी चीज़ें। तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है तो उसमें अलग अलग बेल्ट्स हैं। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हर साल विंड की जो पैटर्न है वो एक दिशा की तरफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जनरली जो है एक बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो हवाएं जो हैं वो एक दिशा से पैदा होती हैं और एक दिशा तरफ वो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अब हो गया आपका ये वाला जो रीजन है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब सॉरी, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये एक बेल्ट जो है, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोर के नीचे थोड़ा अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ की विंड की पैटर्न जो है वो इस तरह यहाँ से पैदा होती है और उनका डायरेक्शन इस तरफ है। और नॉर्थ में ये होता है कि यहाँ ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से है। अब अगेन अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता है देन डोंट वरी अबाउट इट। आप जैसे जैसे एनसीईआरटीज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे आपको ये चीज़ जो है वो पता चलने लगेगी। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस यहाँ यानी कि यहाँ पर हवाएं जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ऊपर से हवाएं इस तरफ आ रही हैं, नीचे से हवाएं इस तरफ आ रही है। तो डायरेक्शन किस तरफ ये हवाएं जा रही हैं अगर हम देखें तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न साइड, इज़न्ट इट। ये वेस्ट साइड जो है हवाएं जा रही हैं, रफली ऐसा पता चल गया आपको। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मली कैसे सिचुएशन होती है कि जो हवाएं हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे से इस तरफ, ऊपर से इस तरफ आ रही हैं। जब ला नीनिया की सिचुएशन जब होती है तो उस टाइम पर ये जो हवाएं हैं उनकी स्पीड, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रोंगर देन यूजुअल, ये थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती हैं। दिस आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। अब इसकी भी एक हिस्ट्री है कि जब व्यापार करने के लिए जो ये वाले देश जो हैं पैसिफिक ओशन में, ख़ास करके एटलांटिक ओशन में अगर आप देखें तो व्यापार करने के लिए पहले तो ये डीजल या फिर पावर्ड बोट्स नहीं थी, जो एक सेलिंग शिप्स होती थी जिसमें बड़े बड़े एक प्रकार से पर्दे होते थे। आई एम श्योर यू हैव वॉच्ड पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। और इसके अलावा भी आपने देखी होगी जो हवाओं के ऊपर काम करती हैं, राइट। उनका जो मेन फ्यूल है दैट इज़ हवा है।
तो हवा के डायरेक्शन से ही जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी। तो ट्रेड विंड्स इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तरफ मीन्स आपको ट्रेड करने के लिए जाना है तो ये विंड्स जो हैं वो आपको काफ़ी सपोर्ट करती थी। तो ला नीनिया के टाइम पर क्या होता है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसकी वजह से जो वार्म वाटर हैं, अब पैसिफिक ओशियन में मैंने किस रीजन के बारे में आपको बताया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये 0 डिग्री वाला पॉइंट है, ये 0 डिग्री वाला बेल्ट है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन सा रीजन रिसीव करता है, तो ये इक्वेटर वाला रीजन। इसीलिए इक्वेटर पर जितने भी देश आए हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक गर्मी फील होती है। सनलाइट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर, और वहाँ का जो एक क्लाइमेट है वो भी काफ़ी दूसरी जगहों से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो यहाँ का पानी जो है वो सरफेस का जो पानी है वो कंपेयर टू दूसरे रीजन से ज़्यादा गर्म होगा। अब क्योंकि सरफेस वाला जो पानी, लेट्स से ये अगर एक पानी की टैंक है, लेट्स इमेजिन, और इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर धूप आ रही है इसके ऊपर तो सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होगा, ये वाला पानी, इसलिए जो सरफेस पर है ये वाला पानी जो है वो इस पानी के कंपैरिजन में कोल्ड होगा। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर मेकिंग लॉजिकल सेंस टू यू। तो ऊपर ऊपर वाला जो पानी है ये कहाँ पर, क्योंकि विंड्स इस तरफ जा रही हैं तो जो सरफेस का पानी है, जो गर्म पानी है, वो एशिया की तरफ चला जाता है। लुक एट हियर, ये रहा एशिया, तो ये गर्म पानी जो है वो इस तरफ आने लगता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है, इक्वेटोरियल विंड्स गैदर अ वार्म वाटर, देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन जब होती है तो अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होता है कि जो ऊपर ऊपर वाला गर्म पानी था वो यहां से चला गया। तो अब समंदर का जो अगेन द टैंक, अब देखिए कि ये पानी है यहाँ पर, तो ऊपर वाला पानी जो है गर्म वाटर ये इस तरफ जा रहा है, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो रिप्लेस करके यहाँ पर आएगा। तो जब ये कोल्ड वाटर ऊपर आएगा, और ये कोल्ड वाटर जो है ये न्यूट्रिशियस होता है, न्यूट्रिएंट रिच पानी जो है वो सरफेस पर आता है अमेरिका के आसपास, और इसकी वजह से अमेरिका में जो स्क्विड और सैल्मन मछलियां हैं, स्क्विड जो होते हैं और जो सैल्मन मछली हैं, ये सारी चीज़ें कैलिफोर्निया के कोस्ट में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, और मराइन लाइफ के लिए ये पानी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ला नीनिया होता है तो फिशरी का जो बिज़नेस है यूएसए में वो काफ़ी, खास करके कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट का जो फिशरी का बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिट में आ जाता है, या फिर काफ़ी अच्छी मछलियाँ और मराइन रिसोर्सेज जो हैं वो उनको मिलते हैं। दिस कोल्ड वाटर्स इन द पैसिफिक पुश जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड, इसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा नॉर्थ में चली जाती हैं। ड्यूरिंग ए ला नीनिया ईयर विंटर टेम्परेचर्स आर वार्मर देन नॉर्मल इन साउथ। ला नीनिया का जब साल होता है तो साउथ यानी कि 0 डिग्री से नीचे वाला जो पोर्शन है साउथ का, इसमें विंटर जो है वो वार्म रहती है। विंटर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में विंटर जो है वो और ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। आई होप अब आपको इसका आंसर मिल गया है कि अभी जो फ़िलहाल हमने भारत की सिचुएशन देखी, कुछ राज्यों की सिचुएशन देखी जहाँ पर अनयूजुअली चिले या फिर बारिश के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्यों बारिश हो रही है, लेकिन ये वाली चीज़ें तो आपको पता चल गई कि वाई दिस विंटर 2022 इज़ मोर सीवियर बिकॉज ऑफ ला नीनिया। और ला नीनिया क्या है ये अब आपको पता चल गया है। ला नीनिया की एक जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि और ज़्यादा हरिकेन की सीज़न जो है वो पैदा होती है। ला नीनिया कैन ऑल्सो लीड टू मोर सीवियर हरिकेन। तो दिस इज़ ए वार्निंग फॉर अमेरिका और इसके आजू बाजू के जो देश हैं वहाँ पर हरिकेन्स आने वाले समय में आ सकते हैं। द फॉल इन टेम्परेचर राइट नाउ इज ड्यू टू बिग क्लाउड कवर हैंगिंग ओवर गैंजेटिक प्लेन। पूरा जो गैंजेटिक प्लेन है पाकिस्तान से लेकर बिहार तक एक 1700 किलोमीटर लंबा एक प्रकार से आप कह सकते हैं बड़ा सा क्लाउड जो है उसने इस पूरे रीजन को
ढक कर रखा है और इसकी वजह से सनलाइट यहाँ पर नहीं आ पा रही है, और सनलाइट कम होने की वजह से वैसे भी कोल्ड, एंड देन ये फॉग वाली सिचुएशन जो है वो जनरेट हो रही है। अब बारिश की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में हमें बारिश देखने को मिली। और ये बारिश किसकी वजह से हो रही है? दिस रेनफॉल इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे देश में विंटर टाइम में बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, और स्नोफॉल इज़ वन ऑफ द, स्नोफॉल की रीज़न भी वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये मेडिटेरेनियन रीजन में एक फिनोमिना है, और वहाँ से हवाएं जो हैं वो मॉइस्चर वाली हवाएं, मॉइस्चर वाली हवाएं जो हैं वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो लेट्स गो बैक टू द मैप। यहाँ पर देखिए ये वाला जो रीजन है दिस इज मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी है ये, और ये है अटलांटिक। तो इस रीजन से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठकर फिर इस तरफ आगे बढ़ती हैं, और ये हवाएं जो हैं ये मॉइस्चर वाली हैं क्योंकि इनका जन्म यहाँ पर हुआ है, ये पानी के ऊपर या फिर इस रीजन में, पानी वाले रीजन में। तो ये जो हवाएं हैं ये ज़्यादा पानी वाली हवाएं, ज़्यादा मॉइस्चर वाली हवाएं जो हैं वो इस तरफ आगे बढ़ती हैं और फिर नॉर्थ इंडिया में बारिश होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। द स्नोफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरियाज वुड मेक नॉर्थ इंडिया मोर चिली। और ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से ये वाला पोर्शन जो है वो और ज़्यादा ठंडा होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं, खास करके सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था ये ला नीनिया, एंड आई एम श्योर अब ला नीनिया आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। वे सारे स्टूडेंट्स जिनके लिए ला नीनिया पहली बार आपने ये चीज़ देखी है, सुनी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस डिस्कशन को बार बार सुने, 2 बार 3 बार, राइट। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर। कोई नया कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको क्या देना पड़ता है, उसको आपको समय देना पड़ता है। ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि एक बार आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ एक बार पढ़ेंगे और आपको याद रह जाएगी। दिस इज़ नॉट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। आपको इस चीज़ को बार बार समझना होगा। तो 2-3 बार इसको देखिएगा, एक हफ्ते के बाद फिर से इस डिस्कशन को एक बार आप देख लीजिए, एंड आई एम श्योर थोड़ा बहुत अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे इसके बारे में, तो इट्स नॉट ए वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए, जो हवाओं का प्रिंसिपल, विंड कैसे काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है देन आई वुड रिकमेंड कि आप NCERTs के वो कुछ चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ लीजिए। उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर कैसे पड़ती हैं, सीजन्स कैसे चेंज होती हैं, सीजन्स के बाद आप विंड को समझिए, and then you come back to this thing and then it will be very easy for you. Right, so now let's move on to the next topic, fiscal arithmetic. ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। Now next week फरवरी में 1 फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हमारे देश का यूनियन बजट पार्लियामेंट में पेश करने वाले हैं। लास्ट बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप की बात बताई थी, और इस बार भी फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसके रोड मैप की बात बताई जाएगी। नाउ लेट मी क्विकली रीड दिस लाइन आउट फॉर यू। द लास्ट बजट हैड प्रेजेंटेड अ रोड मैप फॉर fiscal consolidation, projecting to bring down the fiscal deficit from 9.5% of GDP in 2020-2021 to 6.8% in 2021-2022, and thereafter to below 4.5% by 2025-26. Now, फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने लास्ट बजट में यह कहा था कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसको हम 2020-2021 में जो 9.5% है तो उससे कम करके 2021-2022 में 6.8, और उसके बाद धीरे धीरे करके 25-26 तक पहुंचते पहुंचते ये 4.5% कर देंगे। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, या फिर व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन।
फिस्कल कंसोलिडेशन को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल है। आपका एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, आपका खुद का। लेट्स से कि आपका जो रेवेन्यू है, जो इनकमिंग पैसे हैं, एक दिन के आपके इनकमिंग पैसे हैं 100 रुपये, और एक दिन में आज के ही दिन की बात करें तो आपको 100 रुपये मिले और आज के दिन में आपने 110 रुपीज़ खर्च किए। तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए आपको क्या करना, मीन्स आपने खर्च कर ली है, ये आउटगोइंग है आपका, दिस इज इनकमिंग। तो ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने कैसे किया? आपने अपने फादर से, ब्रदर से, मदर से, सिस्टर से या फिर दोस्त से ये 10 रुपीज़ जो है वो बोरो किए, और इसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट पे करेंगे। आप कल अगर उनको 10 रुपये वापस लौटाएंगे तो आपको उसके ऊपर 1 रुपी इंटरेस्ट पे करना है। ऐसी आपने कंडीशन रखी है। दिस इज जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, आपको चीज़ें समझाने के लिए ये एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आप 100 रुपये आपकी रेवेन्यू है और दूसरे दिन आपका खर्च जो है वो मोर लाइकली सेम है। आपने जो कल खर्च किए थे 110, उतना ही आपने खर्च किया, लेकिन उसके ऊपर आपको 1 रुपया जो है वो देना है इंटरेस्ट का। तो अब आपका खर्च कितना हो गया? 111। तीसरे दिन जो है वो आप 100 रुपये, और सेम सिचुएशन होती है, आपने फिर से 110 किए हैं तो आपने फिर से बोरो किया, तो ये 112 हो जाएगा, जैसे 113, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका कर्ज जो है वो बढ़ रहा है। तो दिस इज फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट, कि आपकी जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा आपका खर्च जब होता है तो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है। और अब जो लेट्स से ये जो एग्जांपल में आप 115 तक पहुंच गए थे या फिर 119 तक पहुंच गए थे, फिर आपने सोचा कि यार ये तो कर्ज जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और हमें फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता जा रहा है, तो अब हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो या तो आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करेंगे, जो 100 रुपये हर रोज़ कमाते थे, तो उससे आप करेंगे कि आप 102 रुपये कमाएं या फिर 105 की कोशिश करें या 110 की कोशिश करें, और ख़र्च जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे ये जो है 119 में से नेक्स्ट डे 118 या फिर 117 होता जाएगा, और धीरे धीरे करके आप इसको अपना जो कर्ज है, जो आप बोरो कर रहे हैं, जो आपका खर्च है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो सरकारें भी ऐसा ही करती हैं। जो मैंने आपको एक दिन का एग्जाम्पल दिया वो आप साल में कन्वर्ट कर लीजिए कि एक साल में लेट्स से सरकार ने 100 रुपये कमाए और खर्च था उनका 110, तो 10 रुपीज़ जो बोरो किए तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब उसी चीज़ की कोशिश जो है वो सरकार करेगी कि 2025-2026 तक ये जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और जब ऐसी चीज़ की जाती है, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। आप चीज़ों को रिपेयर कर रहे हैं एक प्रकार से, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। दिस ट्रैजेक्टरी ब्रॉडली मिरर्स द पाथ लेड आउट बाय 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी यही सलाह दी थी कि ऐसा ही एक ट्रैजेक्टरी, ऐसा ही एक रास्ता बनाया था कि आप ऐसे करके धीरे धीरे करके फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़े। अब रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल से नवंबर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे देश का, वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और ये ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर के, लेट्स से कि ये वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर है तो इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2021 से, और ये फिनिश होगा 31 मार्च 2022 को। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है हमारे देश का। तो स्टार्टिंग के जो अप्रैल से लेकर नवंबर का जो समय है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 8 महीने हैं, इन 8 महीनों में हमारा जो रेवेन्यू है, टैक्स कलेक्शन जो सरकार ने किया, दैट इज 15.4 लाख करोड़ रुपीस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का कलेक्शन जो है वो काफ़ी सही रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि सरकार को जो रेवेन्यू मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है। The trend so far suggests that tax collections are likely to exceed the budget target by a significant margin. सरकार ने अगर लास्ट बजट में ये कहा था कि हम 100 रुपये टैक्स में से कलेक्ट करेंगे, तो ऐसा लगता है कि इस साल 105 रुपीज़ हमें मिलेंगे। अगेन दिस इज़ अ रफ एग्जांपल कि 100 रुपये आपने सोचा था कि इस साल हमें 100 रुपये टैक्स में मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से कलेक्शन हो रहा है लग रहा है कि हम 105 तक पहुंच जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलेगा।
However, it is difficult to arrive at firm estimates due to the economic uncertainty stemming from the third wave. थर्ड वेव अब कैसा बिहेव करेगी उसके ऊपर से ये रेवेन्यू जो है उसकी इम्पैक्ट अभी धीरे धीरे जो पिकअप आ रहा है देखने को मिल रहा है थर्ड वेव का, कुछ जगहों पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये टैक्स कलेक्शन जो है वो हैम्पर हो सकता है। अब ये तो एक अच्छा सिनारियो है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है ये सरकार अचीव नहीं कर पा रही है। अब व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट? सरकार की एक कंपनी, अब सरकार का मेन काम बिजनेस करना तो नहीं है, सरकार का काम होटल चलाना, घड़ियाँ प्रोड्यूस करना, कार्स बनाना, ये सारी चीज़ें सरकारों का काम नहीं है। सरकार का काम है गवर्नेंस करना। बाकी की ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिजनेस या फिर जो अलग अलग बिजनेस मैन बिजनेस वुमेन है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसको करना है, सरकार को नहीं करना है। लेकिन देश की एक हिस्ट्री रही है, तो सरकारी कंपनीज थी, अब धीरे धीरे सरकार जो है वो अपनी कंपनीज को बेच रही है ताकि सरकार जो है वो गवर्नेंस पर फोकस कर सके। सरकार ने टारगेट क्या रखा था कि जो भी सरकार की कुछ ऐसी कंपनीज हैं, सरकार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बेचकर सरकार को इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली अभी तक कितने मिले हैं? 9,330 करोड़ ओनली। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, सरकार ने 2.1 लाख करोड़ का टारगेट रखा था, लेकिन सिर्फ 32,000 करोड़ रुपीस लास्ट टाइम हमें मिले, यानी कि सरकार को मिले। तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में? उसके पीछे रीजन ये है कि आज भी डिसइन्वेस्टमेंट जो है उसको फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो ये रेवेन्यू का पार्ट गिना जाएगा, तो सरकार जो है वो एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम, जो कंसोलिडेशन कर रही है फिस्कल कंसोलिडेशन, तो उसको जल्दी अचीव करने के लिए फटाफट अपनी कुछ कंपनीज को बेचना चाहती है, ना कि बिजनेस में से बाहर निकलने के लिए। या फिर आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं तो उसको अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो है अगर आप वो बेचेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे। अगर नुकसान में जा रही है कोई कंपनी, वो बेचेंगे तो आपको क्या कोई पैसा थोड़ी देगा उतना ज़्यादा। तो यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज के साथ हो रही है, और इसकी वजह से, और फिर इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है, कोविड वाली सिचुएशन थी, तो कोई नई कंपनी खरीदने के बारे में सोचेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। तो ये सारी सिचुएशन में लोग कंपनीज भी नहीं खरीदते, और इसकी वजह से सरकार जो है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही है। और जब सरकार अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाएगी तो इसकी इम्पैक्ट किसके ऊपर होगी? फिस्कल डेफिसिट या फिर फिस्कल कंसोलिडेशन के प्लान के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी। आई होप अब ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, इज़न्ट इट? On the other hand, government spending does not appear to have maintained a steady pace. गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट जब रोड बनाती है, गवर्नमेंट जब बिल्डिंग्स क्रिएट करती हैं, ब्रिजेस क्रिएट करती हैं, पोर्ट्स बनाती हैं, एयरपोर्ट्स बनाती हैं, जब सरकार ये सारे चीज़ों के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में इसको कैपेक्स कहते हैं, तो जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, जब सरकार एक रोड बनाती है, तो रोड बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बहुत सारे मजदूरों को जॉब मिलती है, बहुत सारे ट्रक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस वालों को बहुत सारा सामान जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से वहाँ पर भेजने का काम मिलता है। फिर ट्रक्स बनाने वाली कंपनी जो है वो ज़्यादा ट्रक्स बेच पाएगी, ट्रक्स बनाने वाली कंपनी और उसके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी नया बिजनेस मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रक रास्तों पर चलेगा उतना ज़्यादा उसका मेंटेनेंस आएगा, या फिर आपको टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी और उसके साथ जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी नई जॉब मिलती है, उनको भी नया काम मिलता है। जस्ट वन एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो एज यू कैन सी कि जब सरकार कोई नया निर्माण करती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसको सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब सरकार कम पैसे खर्च करती है, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ग्रोथ के ऊपर डायरेक्टली हमें इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। और इस साल यही देखने को मिला है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए उससे काफ़ी कम हो रहा है। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये जर्मनी के नेवी चीफ थे, इन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है। इनका नाम है वाइस एडमिरल जोachim स्कोएनबाख। स्कोएनबाख जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था भारत में, और ये चाइना के खिलाफ उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने ये कहा कि आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो रशिया नहीं चाइना है, और इस स्टेटमेंट की वजह से फाइनली उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा।
अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रही है। हमें जनरली लगता है कि ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है या तो वेस्ट एशिया में या फिर एशिया में है, बट ऐसा नहीं है। यूरोप में अगर आज हम देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी दिस इज़ यूक्रेन, ये है यूक्रेन। ये वाला जो पोर्शन है ये फिलहाल एक बहुत ही डेंजरस पोर्शन बन चुका है, क्योंकि ये डायरेक्टली रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और पता है यहाँ पर ये जो बॉर्डर हैं, यहाँ पर लगभग 1 लाख जितने ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को रशिया ने डिप्लॉय कर दिया। यहां पर सोल्जर्स जो हैं वो बिठा दिए हैं। और रशिया का कहना यह है कि ये तो एक प्रकार की सिर्फ विंटर एक्सरसाइज चल रही है, एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो रशिया कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है इट्स नॉट ए military exercise, it's not a winter exercise. Things are very very serious between Ukraine and Russia. स्कोइनबैक ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया था कि कीव जो है ये कितना, कीव यानी कि कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ये कितनी भी कोशिश कितनी भी मेहनत क्यों कर ले, उनको क्रीमियन पेनिनसुला कभी भी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों 2014 की बात है जब ये वाला जो पोर्शन है क्रीमिया इसको कहते हैं, ये यूक्रेन का पार्ट था। 2014 में, ये ईयर आपको याद रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुई थी। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, यानी कि हड़प लिया। क्रीमिया में रहने वाले लोगों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये लोग ज़्यादातर रशियंस जो है वो यूक्रेन में माइग्रेट होकर फिर क्रीमिया में रहते थे। तो ज़्यादातर यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो रशियन डिसेंडेंट के हैं, रशियन डायस्पोरा है आप कह सकते हैं। लेकिन एनीवे मिलिट्री पावर से अपनी मिलिट्री शक्ति को प्रदर्शित करते हुए रशिया ने 2014 में इस रीजन को यूक्रेन से हड़प लिया। एंड यहाँ पर जो स्कोइनबैक हैं वो राइट है, कभी भी रशिया जो है वो वापस ये वाला पोर्शन यूक्रेन को नहीं देखा। तो इसका अगर सपना भी देख रहे हैं तो दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक सपना। जैसे मैंने आपको बताया रशिया ने 1 लाख जितना ट्रूप यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब लगता है कि कभी भी यहाँ पर इस रीजन में कभी भी वॉर हो सकता है। वॉर इन द सेंस के रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर एक फुल स्केल जो है वो चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि रशिया ने तो अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन जो है वो कर ली है। यूएस और यूके का क्या स्टैंड है? अब इतने बड़े देशों के, इतने पावरफुल कंट्रीज जो हैं, दोनों के दोनों, रशिया भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, यूएसए और यूके भी हैं। अब यूएसए और यूके ने अपना जो एम्बेसी का स्टाफ है उनको और उनके रिलेटिव्स और डिपेंडेंट्स को ये बता दिया है कि आप यूक्रेन छोड़कर वापस आ जाइए। तो ये सिग्नल जो जा रहा है दुनिया में और यूक्रेन को और दुनिया के दूसरे देशों को, वो यही है कि यहाँ पर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। अब क्या रशिया जो है ये एक विलन है? टू बी ऑनेस्ट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कसूर जो है वो सिर्फ रशिया का है या फिर रशिया जो है वो दादागिरी कर रहा है, ऐसा नहीं है। रशिया ने कई बार बताया है कि ये जो नेटो है इसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन उनके लिए सही नहीं है। ईस्टवर्ड एक्सपांशन यानी कि ये जो यूक्रेन है इसकी मदद यूएसए कर रहा है। अब ये इसकी हिस्ट्री है शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम की बात है। ये नेटो की स्थापना क्यों की गई थी? ताकि यूएसए जो हैं और यूएसए के मित्र देश जो हैं वो यूएसए प्लस फ्रेंड्स वर्सेस यूएसएसआर को हैंडल करने के लिए नेटो क्रिएट किया गया। अब नेटो जो है वो ग्रुप है, चलो सही बात है, रशिया इसको मानता भी है कि चलो नेटो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और वो यूएसएसआर के खिलाफ था और आज भी एक हद तक एक कड़वाहट है, एक प्रकार की कंपटीशन है, उतनी इंटेंस नहीं है लेकिन है। लेकिन फिर अगर आप रशिया की बॉर्डर के आसपास अपने बड़े बड़े वेपन्स को डिप्लॉय करेंगे तो फिर रशिया इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको भी मिसबिहेव करना ही पड़ता है। तो यूक्रेन की डिफेंस और यूक्रेन को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश जो है ये रशिया के लिए एक प्रोवोकेशन है। और रशिया कहता है कि आप यहाँ पर मत आइए, आपको जो करना है आप अपने एरियाज़ में कीजिए, हमारी बॉर्डर के आसपास अगर आपने कुछ किया तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और रशिया जो है मिलिट्री वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है,
इतनी ताकत है कि वो यूरोप को, आई एम नॉट सेइंग कि वो हरा सकता है, वी डोंट नो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेट्स होप कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, लेकिन डेफिनेटली इतना स्ट्रांग तो है ही कि पूरे यूरोप में एक शॉक वेव आ जाएगी। इकोनॉमी वाइज बात करें तो यूरोप का 40% जितना नेचुरल गैस जो है वो रशिया प्रोवाइड करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रशिया और जर्मनी के बीच में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इसका नाम क्या है बताइए, स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर 40% जितना नेचुरल गैस यूरोप का रशिया प्रोवाइड करता है और वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएगी तो वो बटन प्रेस करके ये सप्लाई बंद कर देंगे, तो यूरोप की इकोनॉमी जो है उसकी हालत क्या हो जाएगी, जस्ट इमेजिन। तो नेटो को जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी चाहिए टू डील विद रशिया। स्क्वानबैक जो है उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज रशिया और चाइना दोनों दोस्त हैं, तो हम कुछ ऐसा करें, नेटो कुछ ऐसा करे, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ ऐसा करे जिससे ये दोनों देश जो हैं रशिया और चाइना के बीच में दरारें पैदा हों और रशिया जो है वो हमारे साइड यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर काम करने लगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एनालिसिस है उनका, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एज वी ऑल नो चाइना जो है वो किस प्रकार से भारत के साथ मिसबिहेव कर रहा है, और सिर्फ भारत नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो चाइना ने क्रिएट की है। इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो नाउ चाइना हैज स्टार्टेड मिसबिहेविंग विद अदर नेशंस। आज एक टॉपिक भी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना, कि कैसे वो पहले बिहेव करता था, अब कैसे बिहेव करता है, उसमें एक बिग डिफरेंस, और क्यों ये डिफरेंस आया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स टू डू इज ड्राइव अ वेज बिटवीन मॉस्को एंड बीजिंग। नेटो नीड्स टू प्ले स्मार्ट हियर, नेटो को बहुत ही स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, वरना चीज़ें जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जा सकती हैं। हिंदुस्तान एंड द 5 स्थान्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दोस्तों 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, 5 देश हैं सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। चलिए सबसे पहले तो इनको हम मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया, और इसके 5 देश हैं। ये रहा हमारा देश भारत, भारत के थोड़े अगर हम ऊपर आएँ तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से थोड़े ऊपर आपको एक छोटी सी अफ़गानिस्तान की एक बॉर्डर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्षेत्र है अफ़गानिस्तान का, और उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है सेंट्रल एशिया। तो ये रहा तजिकिस्तान, तजिकिस्तान के नेक्स्ट में है उज़्बेकिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान नाम का देश, दिस इज उज़्बेकिस्तान, और यहाँ पर है किर्गिस्तान एज यू कैन सी, और सबसे बड़ा देश जो है इन 5 देशों में दैट इज़ कजाकिस्तान। तो फिर से एक बार, सबसे नॉर्थ में है कजाकिस्तान, थोड़ा आप नीचे आते हैं तो लगभग एक लाइन में आपको 3 देश देखने को मिलते हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और नीचे हैं तजिकिस्तान। तो आई एम श्योर अब इन देशों का लोकेशन जो है वो आपको पता चल गया है। आपको रशिया यहाँ पर देखने को मिलता है, कैस्पियन सी यहाँ पर हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर हैं चाइना। अरल सी जो है वो भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। इसकी भी एक खासियत है, फ्यूचर में अभी अगर कोई अरल सी के साथ जुड़ी हुई कोई बात आती है देन विल टॉक अबाउट इट। अब हिंदुस्तान एंड द 5 स्थान्स, आज हम भारत और इन 5 देशों के जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे साथ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इतिहास की बात करें तो सिल्क रूट का जो समय था उस टाइम पर भी दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि भारत और इन 5 देशों के बीच में ट्रेड लिंक्स थे, व्यापार, यहाँ से सामान वहाँ पर जाता था और बहुत सारा सामान वहाँ से भारत आता था। फिर कोल्ड वॉर की जब से शुरुआत हुई यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उस टाइम पर भी दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे थे। मुगल डिनेस्टी की बात करें तो बाबर जो था, जो अकबर के ग्रैंडफादर बाबर, हुमायूं के फादर, तो बाबर जो है इनका जन्म हुआ था फरगना वैली में जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। तो ये भी एक कनेक्शन है मुगल डिनेस्टी का, और मुगल डिनेस्टी के ये जो बाबर थे उनका जन्म यहाँ पर हुआ और फिर यहाँ पर आते हैं, एंड देन वी नो द हिस्ट्री, राइट। तो ये एक ओल्ड कनेक्शंस इन देशों के बीच में हैं। अब
इन देशों की सबसे अच्छी बात जो ये है वो ये कि ये सबसे सेक्युलर इस्लामिक देश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुगल डिनेस्टी के बारे में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इतनी बात भी नहीं करते, दे आर इंटरेस्टेड इन सेक्युलरिज्म। जो अलग अलग इस्लामिक देश हैं दुनिया के, उनमें से सबसे सेक्युलर देशों की अगर हम बात करें तो ये 5 सेंट्रल एशियन देश। इनके लीडर्स जो हैं उन्होंने हमेशा से रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखा है, कि जो डिवाइड एंड रूल वाली जो सिस्टम है वो नहीं है यहाँ पर, राइट। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, धर्म जो है वो अपनी जगह पर है। देयर इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न एजुकेशन आर वर्थ एम्यूलेटिंग। मॉडर्न एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे देश में वे सारे स्टूडेंट्स जो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अलग अलग जो जर्मनी एक्सेट्रा, ये सारे जो देश हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पर एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो वे सारे लोग, वे सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इन सारे एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, वे इन सेंट्रल एशियन देशों में जाते हैं, भारत से ऑफ कोर्स, और वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन जो है उसकी पढ़ाई करते हैं, और फिर वहाँ से डिग्रीज लेकर भारत वापस आकर फिर अपना प्रोफेशन जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जिस प्रकार से इन देशों ने मॉडर्न एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, इससे भारत जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। अब मैंने आपको अफगानिस्तान की बॉर्डर भी दिखाई थी। अब अफगानिस्तान में किसका राज आ गया है? तालिबान का। तो ये सारे देश जो हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तुर्कमेनिस्तान करता है, उज़्बेकिस्तान करता है, तजिकिस्तान करता है, इन देशों के लिए, और इनके बाद ये जो दूसरे देश हैं जो फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं करते लेकिन कल्चरली जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं, तो इन देशों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय जो है वो ये है कि ये जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की शुरुआत अफगानिस्तान में हुई है, इनकी इम्पैक्ट, इस चीज़ की इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली इनके देशों के ऊपर हो सकती है। और यही एक चिंता का विषय जो है वो भारत के लिए भी है। एक लंबे समय से भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर तालिबान की सत्ता आ चुकी है, और भारत ने अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट किया था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, जो लोगों में इन्वेस्ट किया था, जो डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे किसी काम की नहीं रहेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ तालिबान। तो ये एक चिंता का विषय ऐसा है जिसमें भारत और ये 5 देश मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है स्कॉट लेवी। इनकी एक किताब है कारावान, उसका पोस्टर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, विल टॉक अबाउट इट। तो ये जो हिस्टोरियन है स्कॉट लेवी, उन्होंने अपनी किताब में, उन्होंने अपनी स्टडी में ये कहा है कि ये जो सिल्क रूट था, इस सिल्क रूट की वजह से साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लोगों के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, और वहाँ के जो किंग्स थे, ये हिंदू ट्रेडर्स जो हमारे रीजन से थे और मुस्लिम किंग्स जो ये सेंट्रल एशिया में थे, तो इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे, और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। तो काफ़ी एक सेक्युलर, आप देख सकते हैं कि एक डीएनए जो है वो काफ़ी सेक्युलर रहा है, और शायद इसकी वजह से ही जब अकबर यहाँ पर, मीन्स उनका तो जन्म यहाँ पर ही हुआ था, लेकिन उनके फोर फादर्स एक ऐसे रीजन से आते थे जहाँ पर सेक्युलरिज्म जो था वो हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता था, इट वाज पार्ट ऑफ कल्चर, और भारत का कल्चर भी ऐसा ही था। तो शायद इसकी वजह से अकबर जो है वो जाने जाते हैं सेक्युलरिज्म के लिए। एक इंटरेस्टिंग पोस्टर मैंने शेयर किया था आज मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि कई मायनों में एशिया के कई हिस्सों में संघर्ष न केवल राष्ट्रों, सशस्त्र बलों और आर्थिक हितों के बीच में है, बल्कि संस्कृतियों के बीच में भी हैं। बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच में जो चीज़ें अब देखने को मिलेगी, तो इट्स नॉट अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमी ओनली, इट्स मोर अबाउट कल्चर। तो अफगानिस्तान का ये जो तालिबान है, ये चाहेगा कि उनका कल्चर स्प्रेड हो, तो कल्चर्स के बीच में भी संघर्ष जो है वो एशिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो यही है वो किताब जो स्कॉट सी लेवी की कारावान्स, इस किताब का नाम है, और इसमें बताया गया है कि कैसे पंजाबी जो खतरी मर्चेंट्स थे वो ये सिल्क रोड के माध्यम से बहुत सारा सामान भारत से सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रशिया तक पहुंचाते थे, और बीच में ये सेंट्रल एशियन देश आते थे और वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था,
मदद की जाती थी। तो एक प्रकार का हाईवे था और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल थी। भारत की जो अलग अलग चीज़ें, स्पाइसेस, शुगर और दूसरा सामान जो है वो यूरोपियन देशों तक पहुँचा और यूरोपियन देशों का सामान भारत तक पहुंचा। तो उसमें इन देशों ने, सेंट्रल एशियन देशों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर ओवर 300 ईयर्स फ्रॉम अर्ली 13th century to mid 16th century, this trans-Asian land-based trade was a bountiful as the maritime trade through the Indian Ocean। जिस प्रकार से इंडियन ओशन के माध्यम से जो ट्रेड किया जाता था और उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें थी, लोग काफ़ी पैसा कमाते थे, वैसे ही ये वाला रीजन जो है ट्रांस एशियन लैंड बेस्ड ट्रेड, ये भी काफ़ी बाउंटीफुल था। अब एक लेटेस्ट जो आज के ज़माने में एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। इसमें आप दो सिटीज़ को देख लीजिए, ये हैं मुंबई और ये हैं सेंट पीटर्सबर्ग या फिर मॉस्को, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूट हैं, जो स्टैंडर्ड रूट हैं, अगर भारत का कोई सामान हमें रशिया तक पहुंचाना और रशिया का कोई सामान हमें भारत तक पहुंचाना है, तो आपको अरेबियन सी से फिर ये वाला पोर्शन कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन। ये वाला जो पोर्शन है इसका नाम क्या है बताइए? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको कहा भी था इसके बारे में। जो एक कड़ी है जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो एनीवे, अरेबियन सी से आप यहाँ से होकर फिर रेड सी से फिर यहाँ पर सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन, यहाँ से फिर जिब्राल्टर, फिर यहाँ से होते हुए यू विल रीच हियर एंड दिस इज नॉर्थ सी, राइट। अटलांटिक से फिर ये नॉर्थ सी में आ गए और फिर यहाँ से होते बाल्टिक सी और देन यू रीच हियर। तो एक बहुत ही लंबा रूट है, ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसका एक शॉर्टकट तैयार किया जा रहा है। और यहाँ से मॉस्को से आप नीचे आएंगे, राइट, एंड देन यू विल रीच ये कैस्पियन सी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। कैस्पियन सी से ईरान, ईरान से वहाँ का बंदर अब्बास पोर्ट, एंड देन यू विल डायरेक्टली रीच हियर टू मुंबई। तो यहाँ पर कैस्पियन सी जब आ गया तो आप यहाँ से इन सारे पोर्ट्स तक सामान जो है वो भेज सकते हैं और वहाँ से सामान जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, जो पुराना सिल्क रूट था, उसका एक नया वर्जन आप कह सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन जो है वो ये INSTC बनने की कोशिश कर रहा है ना। जब ये तैयार हो जाएगा तब मीन्स कुछ सामान जो है वो ट्रायल के तौर पर भेजा गया है, लेकिन अभी भी जो एक फ्लॉलेस कनेक्टिविटी है वो अभी भी अचीव नहीं हो पाई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेडर्स थे वो हिंदू थे और यहाँ के जो राजा थे सेंट्रल एशिया के वो इस्लामिक थे। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था और इसी वजह से बहुत सारे एरियाज़ में वहाँ के जो इस्लामिक राजा थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और घर बनाने की एक छूट दी थी हमारे हिंदू ट्रेडर्स को, हमारे देश के हिंदू ट्रेडर्स को। तो तब से रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले की बात है, जब ये 5 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो भारत की यात्रा पर आए थे और उस टाइम पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने 4 सीज प्रपोज किए थे। एक था कॉमर्स, दूसरी है कनेक्टिविटी, थर्ड इज कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड फोर्थ इज कॉन्टैक्ट्स, यानी कि पीपल टू पीपल, लोगों के बीच में रिलेशनशिप। इसमें सबसे कमज़ोर अगर कोई कड़ी है तो दैट इज़ कनेक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि INSTC जो है इसको और ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एयरवेज का इस्तेमाल काफ़ी होता है, रोडवेज एज वी कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान बीच में है और अब अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया है, तो रोडवेज जो हैं दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वाटरवेज या फिर आप सीवेज जो कहते हैं, तो सीवेज और रेलवेज ये हम बंदर आबास या फिर चाबहार से फिर कैस्पियन और कैस्पियन से फिर इन देशों तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। Social and political stability within countries and within the wider region involving religious tolerance and amity are the keys to progress in South and Central Asia। ये जो दक्षिण और मध्य एशिया में अगर तरक्की चाहिए तो सेक्युलरिज्म ही एक रास्ता है और कम्युनिटीज़ के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, तब जाकर ये रीजन जो है वो फलेगा फूलेगा। और इस रीजन के बारे में लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यूरोप जो हैं उससे भी
बड़ा इकोनॉमिक जोन बनने की क्षमता है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया अगर मिलकर काम करे तो। लेकिन तनावों की वजह से ये रीजन जो है वो आज अपने पीक तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आई इन द स्काई के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एक्ट ऑफ सीइंग इज एन एक्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। सरप्राइज्ड? ओके, लेट्स डिस्कस दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं और मून की तरह एक कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर है। लेट्स से मून इटसेल्फ, राइट? तो ये एम यानी कि मून है एंड दिस इज अर्थ। अब आप अर्थ पर हैं और मैं जो है आई एम हियर ऑन द मून। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 लाख किलोमीटर। ओके, अब लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, राइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये है लाइट की स्पीड। आई एम श्योर इतना बेसिक साइंस आपको पता है। अब मैं अगर मून पर, मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल टॉर्च है, तो मैं टॉर्च ऑन करता हूं। मान लेते हैं कि हर जगह पर अंधेरा है और मून पर मैंने लाइट ऑन की और ऑफ की, 1 सेकंड में ऑन की और ऑफ कर दी। तो और आप लकीली यहां पर देख रहे हैं मून की तरफ, तो आपको वो लाइट जो है वो दिखाई देगी 1 ही सेकंड में। आपको ये लाइट दिखाई देगी क्योंकि लाइट की स्पीड और मेरे और आपके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 लाख किलोमीटर है और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये जो डिस्टेंस है 3 लाख किलोमीटर, इसको हम 30 लाख किलोमीटर कर देते हैं और मैं सेम प्रोसेस करता हूं, लाइट ऑन ऑफ करता हूं, तो आपको ये 10 सेकंड के बाद पता चलेगा कि मैंने लाइट की थी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी लाइट की है, लेकिन इन रियलिटी क्या है? मैंने 10 सेकंड पहले लाइट ऑन ऑफ की थी, लाइट को ट्रैवल होने में 10 सेकंड लगी, इसलिए आपको लगा कि 10 सेकंड मीन्स अभी आपने लाइट देखी, बट इन रियलिटी मैंने तो लाइट 10 सेकंड पहले ऑन करके ऑफ भी कर दी थी। तो हुआ क्या यहां पर? आपने जो देखा, वो आपने जो भी चीज़ देखी वो पास्ट की चीज़ देखी। रियलिटी को अगर देखें तो वो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी थी और 10 सेकंड के बाद वो आपको नज़र आई। आई होप दिस इज़ नॉट कंफ्यूजिंग। अब जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे उतना एक प्रकार का टाइम ट्रैवल जो है वो होता जाएगा। तो एक्ट ऑफ सीइंग इज एन एक्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। व्हेन द लाइट emanating from or reflecting of an object, a pen on the desk, a bus coming down the street, a star in the sky, hits the eye's retina, it is a light that has already aged, whether by a fraction of second or a few billion years. ये जो एग्जाम्पल हमने देखा ये तो 10 सेकंड वाला एग्जाम्पल था। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट, एक लाइट हो चुकी है, शायद ये लाइट ख़त्म भी हो गई है, लेकिन आज वो हमें नज़र आ रही है, और जो लाइट हुई थी और ख़त्म हुई वो बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो हमसे इतना ज़्यादा दूर है। द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, having taken its position 1.5 million kilometers from the earth, is a reminder of this miracle of physics. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी तक का ह्यूमन जो इतिहास है, मानव इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप एवर, जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया है। उसने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली है, और हबल स्पेस जो हबल का मिरर है उससे कितना बड़ा है एज यू कैन सी इन कंपैरिजन। और फार इंफ्रारेड लाइट जो है इसको भी ये देख पाएगा। उसका लोकेशन यू कैन सी हियर, इट इज़ हियर, और अर्थ और पूरी हमारी जो सोलर सिस्टम है उसको भी ऑब्जर्व करेगा। इन ए नटशेल इफ यू टॉक अबाउट, तो ये जो प्रोग्राम है ये 3 एजेंसीज ने, नासा, फिर ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको तैयार किया है। And Webb is the largest and the most powerful space telescope ever launched. Webb observes near infrared to mid infrared light,
ये ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ये जो वेब है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये किस प्रकार की लाइट्स जो हैं उसको ऑब्जर्व करेगा। तो द आंसर इज नियर इंफ्रारेड टू मिड इंफ्रारेड। वेब स्टडीज आवर ओन सोलर सिस्टम एंड एक्सोप्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स। ऐसा प्रश्न पूछा जाए एमसीक्यू में कि ये जो जेम्स वेब हैं वो सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम को एनालाइज करेगा, या फिर स्टेटमेंट वाइज ऐसा पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट वन ऐसा होगा कि सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम को, सेकंड ऐसा होगा कि सिर्फ एक्सो प्लैनेट को, थर्ड ऐसा होगा कि दोनों को, और फोर्थ ऐसा होगा नन ऑफ द अबव। तो द आंसर इज दोनों को। एज यू कैन रीड हियर, सोलर सिस्टम और एक्सो प्लैनेट्स जो हैं दूसरे स्टार्स के, उनको भी स्टडी करेगा। वेब स्टडीज द बर्थ ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज, फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये सारी चीज़ों को ये जेम्स वेब जो है वो स्टडी करने वाला है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग एवर। क्रिसमस डे पर इसको लास्ट ईयर यानी कि 2021 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। एक लंबा वक्त लगा इसको बनाने में, 3 अलग अलग एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही थी। इसको लॉन्च करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो ये वाला जो इसका ग्लास है, तो इसको भी फोल्ड होना था, और फोल्ड करके आप इसको लॉन्च करेंगे। जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो फिर इसको अनफोल्ड होना है। तो बहुत सारी टेक्निकलिटी, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस पास करके फाइनली ये मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। $1 बिलियन का इसका एस्टिमेट था कि इतना खर्च होगा। कितना हो गया? 10 गुना ज़्यादा, $10 बिलियन का खर्च हो गया, और अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया है। और इसने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर भी दिया है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयरिंग की प्रोसेस भी अब स्टार्ट हो चुकी है। और अब हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये यूनिवर्स है, दूसरी गैलेक्सीज और दूसरे ऐसी कोई अर्थ लाइक ऐसा कोई प्लेनेट है जहाँ पर लोग जिंदा हैं, अगर वहाँ पर जीव हैं, लोग जिंदा इन द सेंस कि अगर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का अगर लाइफ फॉर्म है तो कैसा है, किस प्रकार का है। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ फिल्म पीके, ऑफ कोर्स, राइट, इन ए फनी वे, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि वैसे ही जो हमारी जो लॉजिक है, हमारी जो सोच है, वैसे ही लोग वहाँ पर हों। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करें। और ये किसी स्पेस एजेंसी की ही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ईएसए और नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने अचीव किया है, ऐसा मत सोचिए। थिंक इट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट इमेजिन, एक समय था जब हम केव्स में रहते थे, राइट, गुफाओं में रहते थे। हमारे पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस टाइम पर था अगर कोई, तो दैट वाज, वो जो पत्थर था, थोड़ा बहुत शार्प पत्थर था, दैट वाज द लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और आज देखिए ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इट इज़ रियली, अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी, इट्स वेरी इंट्रीगिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ह्यूमन माइंड जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसका कोई मीन्स उसको, इसकी कोई शायद लिमिट ही नहीं है। आई डोंट नो, बट आई थिंक इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट हैज़ ऑलवेज सरप्राइज्ड अस। जब भी हम सोचें कि ह्यूमन बींग्स की क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं कर सकते हम, इट्स वेरी मीन्स कुदरत ने वन ऑफ द लेटेस्ट, अगर कोई आज के ज़माने में जहाँ तक हमारी नॉलेज है, लेटेस्ट अगर कोई डिवाइस कुदरत ने अगर क्रिएट किया है, इवोल्यूशन ने क्रिएट किया है, या फिर भगवान ने क्रिएट किया है, तो दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन फॉर श्योर। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये हैं 2 आर्टिकल्स, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो चलिए सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को देख लेते हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड ऑन की हैं, कुछ चीज़ें मैंने मेरी तरफ से ऐड की हैं, जैसे कि भारत और मध्य एशिया के संबंध की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें पहले जो यूएसएसआर हैं उसको समझना पड़ेगा। तो 1922 में व्लादिमीर लेनिन नाम का एक व्यक्ति था जिसने समाजवादी राज्य बनाया, और अपने अस्तित्व के दौरान ये जो यूएसएसआर है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, इतना बड़ा था यूएसएसआर। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो कलर्ड देश जो हैं, ये सारे देश यूएसएसआर का पार्ट थे।
तो चलिए एक बार जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश एज यू कैन सी ये है रशिया। रशिया के बाद सेकंड नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एस्टोनिया नाम का देश है। उसके नीचे नंबर 3 पर हैं लैटविया, इसको लातिविया भी कहते हैं, जैसे लात शब्द हम कहते हैं तो वैसे लातिविया भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 4 पर हैं लिथुएनिया, नंबर 5 पर हैं बेलारूस, नंबर 6 पर हैं यूक्रेन। अब यूक्रेन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आज भी यूक्रेन को लेकर एक न्यूज़ आइटम है और यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव वाली सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। यूक्रेन के बगल में नंबर 7 पर हैं मालदोवा और नंबर 8 पर हैं जॉर्जिया और फिर अर्मेनिया और अजरबैजान। ये दोनों देशों के बीच में भी लास्ट ईयर युद्ध हुआ था। इन दोनों के रिलेशन भी भारत पाकिस्तान की तरह हैं। फिर 5 ये देश आप देख लीजिए, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 11 नंबर पर हैं कजाकिस्तान, 12 नंबर पर हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में हमारे कौन से प्रधानमंत्री साहब का निधन हुआ था बताइए कमेंट सेक्शन में। 13 नंबर पर हैं तुर्कमेनिस्तान, फिर हैं किर्गिस्तान और फिर हैं तजिकिस्तान। तो ये रहे मध्य एशिया के देश। तो मध्य एशिया के देश पहले क्या थे? पहले वो यूएसएसआर का एक हिस्सा थे। 1991 में ये जो सोवियत संघ है यूएसएसआर, इसका पतन हो जाता है और इसके बाद यहां पर 15 स्वतंत्र राज्य यानी कि स्वतंत्र देशों का जन्म होता है। अब भारत और सोवियत संघ के संबंध जो हैं वो भारत की आज़ादी के बाद से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे थे और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे खरीदी। आज भी बहुत सारे हमारे जो जहाज़ हैं, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो यूएसएसआर या फिर रशियन हैं। भारत सोवियत संघ के पतन के बाद मध्य एशियाई गणराज्यों को मान्यता देने वाले देशों में से एक था। जो स्टार्टिंग में ये जब देश पैदा हुए 1991 में, तो उस टाइम पर इनको देश के तौर पर स्वीकारना और इनको देश के तौर पर एक्सेप्ट करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उस टाइम पर जितने जो स्टार्टिंग के देश थे जिन्होंने कहा कि हाँ हम इन देशों को मान्यता देते, तो भारत उनमें से एक था। तो तब से हमारे कूटनीतिक संबंध जो हैं वो इन देशों के साथ हैं। सोवियत संघ की अवधि के दौरान दिल्ली के मॉस्को के साथ अच्छे संबंध है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ जब था तब दिल्ली और मॉस्को के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अब कुछ दिनों पहले जो हमने चर्चा की थी इस विषय के बारे में, हमने भारत और मध्य एशिया के देशों के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए थे। जैसे कि हमने ये देखा था कि कैसे वहाँ के जो राजा थे सेक्युलर थे, बिन सांप्रदायिक थे, जैसे जो उज़्बेकिस्तान के, और उज़्बेकिस्तान और ये जो मध्य एशिया के जो राजा थे मुस्लिम राजा थे। वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य था, इस्लामिक साम्राज्य था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे और वहाँ का जो प्रशासन था उनका, तो वो धर्म के नाम पर कभी भी ऐसा इश्यू नहीं होता था वहाँ पर। और यहाँ के जो हिंदू व्यापारी वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जाते थे तो उनके लिए मंदिर बनवाए जाते थे और ये सारी फैसिलिटीज़ थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं, ये 5 मध्य एशिया के देश, तो ये इस्लाम को फॉलो करते हैं लेकिन काफ़ी सेक्युलर देश हैं, राइट। यहाँ पर धर्म को लेकर कभी भी हमें इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते। और हमने ये भी देखा कि वहाँ की जो राजनीति है वहाँ पर धर्म को अलग रखा जाता है। राजनीति के टाइम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति जैसे हमारे देशों में कई जगहों पर होने लगी है, तो वैसा वहाँ पर नहीं है। दोनों देशों के बीच में सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध हैं। हमने बाबर के बारे में बात की थी और खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें भी हमारे दोनों देशों के बीच में हैं। अब दोनों देश जो हैं ये जिसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीतिक संबंध को फिर से एक जगाना चाहते हैं, फिर से एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अब तक हमने अपने बीच एक उत्पादक संबंध बनाने के लिए संघर्ष किया है। अभी तक हम एक प्रोडक्टिव रिलेशन, एक उत्पादक संबंध जो हैं ये दोनों भारत और ये 5 देश जो हैं वो अभी तक ऐसा कोई ख़ास, आप कह सकें ऐसा कोई ख़ास संबंध जो है वो अभी तक नहीं बना पाए हैं। दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि भारत और ये 5 देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो हर साल सिर्फ $2 अरब का ही होता है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना का सालाना व्यापार इन 5 देशों के साथ $40 अरब का है।
इसके साथ जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स हम हिंदू वाला जो आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल, उसमें देखेंगे। इस सप्ताह का शिखर सम्मेलन उत्पादक आर्थिक संबंधों में लगातार बाधाओं को दूर करने और राजनीतिक जुड़ाव और सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया आधार खोजने के बारे में था। भारत और इन 5 देशों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई। वैसे तो ये प्लान किया गया था कि जो हमारी 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का जो समारोह था, तो इन समारोह में ये 5 देशों के राष्ट्रपति हमारे देश में आए और हमारे देश में वो एक प्रकार से मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर उनको हमने इनवाइट किया था। वो आने भी वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर फाइनली एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई। तो इस वर्चुअल मीटिंग में आर्थिक संबंधों और राजनीतिक और सुरक्षा के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। आपने ग्रुप का नाम सुना होगा, SCO। ये चीन और रशिया के नेतृत्व वाला एक ग्रुप है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। और ये जो देश हैं, ये 5 देश जो हैं वो इस ग्रुप के पार्ट है। भारत भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इस SCO का मेंबर है। अपने क्षेत्रीय संबंधों में विविधता लाने के लिए मध्य एशियाई देशों की जो रणनीति है उसमें भारत फिट बैठता है। ये 5 देशों के संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं, इनके संबंध जो हैं वो चाइना के साथ अच्छे हैं। तो अब ये भी चाहते हैं कि वो कुछ दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंध जो हैं उनको विकसित करें। तो उसमें भारत उनके लिए एक परफेक्ट देश बेहतर, मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि भारत परफेक्ट है इनके लिए, लेकिन जो सही शब्द है वो रहेगा कि एक अच्छी तक है उनके लिए, या फिर एक अपने संबंधों में विविधता लाने के लिए भारत जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है इन 5 देशों के लिए। अब इन 5 देशों और भारत के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की ज़बरदस्त कमी है। आप इनका लोकेशन देख लीजिए एक बार। तो ये रहा कजाकिस्तान, एक थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नीचे आप देख सकते हैं सटा हुआ एक देश है किर्गिस्तान। फिर इस तरफ है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तजिकिस्तान। एक दूसरी चीज़ देखिए आपने, ये सारे के सारे देश जो हैं ये एक प्रकार से लैंड लॉक्ड हैं। हाँ, इनकी बॉर्डर ये जो कैस्पियन समंदर है उसके साथ हो रही हैं, अरल समंदर के साथ हो रही हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये समंदर हैं, ये महासागर नहीं है। महासागर के साथ, किसी भी महासागर के साथ जो हैं वो ये देश, ये 5 देश जो हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो एक प्रकार से लैंड लॉक्ड है, ज़मीन से घिरे हुए देश हैं। अब जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमारे और इनके बीच में क्या आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो लैंड रूट के माध्यम से हम इनके साथ व्यापार नहीं कर सकते, या तो हमें एयरवेज के माध्यम से या तो फिर दूसरे किसी देशों के माध्यम से इन तक पहुंचना पड़ता है। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान से निकलने वाली अस्थिरता की ताकतों को रोकने में भारत और मध्य एशिया के बीच साझा हित दोनों पक्षों को राजनीतिक समन्वय को संस्थागत बनाने और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, अब ये देश जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और तालिबान जो है वो यहाँ पर ना फैल जाए। और इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सेक्युलर हैं, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हैं। और तालिबान की तो हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है वहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्प्रेड ना हो, इनसिक्योरिटी यहाँ पर ना हो, तो इसको लेकर ये 5 देश जो हैं वो चिंतित हैं और भारत भी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर काम कर सकती हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि ये जो मीटिंग हुई, जो शिखर सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन यानी कि जो टॉप पावरफुल नेता होते हैं किसी देश के, हमारे देश में है प्राइम मिनिस्टर और ये सारे देशों के हैं प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति, उन सारे देशों के राष्ट्रपतियों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच में जो मीटिंग हुई तो इसको कहते हैं हम शिखर सम्मेलन। लेकिन उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग
हो चुकी थी। जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि $2 का दोनों देशों के बीच में, जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में टोटल जो व्यापार है ये $2 अरब का है। अब इसमें ज़्यादातर जो हैं वो कजाकिस्तान से जो हम ऊर्जा निर्यात करते हैं, राइट, जो यूरेनियम वहाँ से हम खरीदते हैं, तो उसमें ही ये $2 अरब का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो उसमें ही काउंट किया जाता है। बाकी की बहुत ही कम चीज़ें हम यहाँ से वहाँ पर भेज रहे हैं और वहाँ से यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब चीन को देखिए, चीन का जो उनका व्यापार मैंने आपको बताया $40 अरब, $41 अरब जितना है, और 2030 तक ये दुगना हो सकता है, ये $82 अरब जितना हो जाएगा, बिलियन डॉलर। तो चीन इन देशों के साथ फटाफट एक व्यापार कर रहा है और काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहा है, और हम जो हैं वो बहुत ही पीछे हैं। जहाँ तक हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से इन तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से हम ये जो अरेबियन समुद्र हैं इससे हम यह चाबहार से रोड और रेल के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान पहुंच सकते हैं। यहाँ से ही हम रोड और रेल के माध्यम से फिर हम तुर्कमेनिस्तान और फिर दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं। अब ईरान में इतना रोड्स और रेल इतने विकसित नहीं है, तो इसको भी हमें ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर निवेश जो है वो हमें करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर निवेश करते हैं ईरान में, तो अमेरिका और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं उसमें एज यू नो कि अमेरिका जो है वो ईरान को अपना दुश्मन मानता है। तो अगर हम वहाँ पर निवेश करेंगे तो अमेरिका के सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होगा। तो ये भी इतने बड़े बड़े मीन्स इट इज़ नॉट दैट ईजी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक दूसरा रास्ता है बंदर अब्बास। ये बंदर अब्बास जो हैं ये यहाँ पर चाबहार के नज़दीक में ही एक दूसरा बंदर है, एक दूसरा पोर्ट है। तो यहाँ से हम जो रशिया और ईरान के बीच में एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो हैं, जो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये रहा भारत। जो अभी जो हम ट्रेड करते हैं वो यहाँ से, इसका रास्ता बहुत ही लंबा है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये जो INSTC हैं, तो यहाँ से हम बंदर अब्बास से फिर ईरान से फिर यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, और यहाँ से हम ये बाकी के कुछ देशों को भी ये कैस्पियन समंदर के माध्यम से टच कर सकते हैं। तो ये भी एक रास्ता है जिसको हम अपना सकते हैं, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो हैं ये आज भी इस INSTC के सदस्य नहीं है, तो उनको हमें ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, उनको इसका मेंबर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरे कुछ इश्यूज़ की बात करें तो एक तापी पाइपलाइन थी। ये तापी नदी जो हमारे देश में, उसकी बात नहीं है। तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, एक गैस पाइपलाइन, लेकिन बीच में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की वजह से, और अब तो अफगानिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से, ये तुर्कमेनिस्तान में पैदा होने वाला जो गैस है वो पाइपलाइन के माध्यम से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत पहुंचाने की बात थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी एक लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान और चाबहार पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना और अधिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक अवसरों सहित अधिक संरचित जुड़ाव के लिए भी सहमत हुई है। ये जो मीटिंग है तो इसमें एजुकेशन, कल्चरल रिलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। अब एक दूसरी चीज़, हमारे साथ जब ये मीटिंग हुई ना इन देशों की, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसके कुछ दिनों पहले ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी इन देशों का एक शिखर सम्मेलन हो गया था। और उस टाइम पर मैंने न्यूज़ आइटम भी आपके साथ तो शेयर की थी कि चाइना ने क्या कहा है कि हम आपके साथ $500 मिलियन आपको देने के लिए हम तैयार हैं। $500 मिलियन होते हैं ये 5। तो इतने पैसे जो हैं वो चाइना इन देशों को देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हमें बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन देशों के साथ अपने संबंध जो हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान भी थोड़ा ऐसे ही बैठा है। पाकिस्तान के पास ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट्स हैं, और हिंद महासागर में पहुंचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देश जो हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, तो इनको अगर हिंद महासागर तक पहुंचना है तो अब तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वाला रास्ता खुला हो गया, क्योंकि तालिबान जो है वो उनका ही एक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो अब
यहाँ के रोड्स के माध्यम से आप पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैं उनका CPEC प्रोजेक्ट है, उनको चाइना फिर कनेक्ट करवा देगा, और फिर ये ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट जो हैं उनके माध्यम से ये दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच पाएंगे ये 5 देश। तो उनके लिए ये भी एक ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गए, या फिर सिर्फ हम हैं, ऐसा नहीं है। इन 5 देशों के लिए तो चाइना भी हैं, रशिया भी हैं, ईरान भी हैं, पाकिस्तान भी हैं, और उनमें से एक हम हैं। तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी और आज की ये जो डिस्कशन है, इन दोनों डिस्कशंस से आपको भारत और इन 5 देशों के जो एक रिलेशन है उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब पता चल गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिवीजन सीरीज, एंड आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फिर से रिफ्रेश हो गए हैं। और अब हम मिलेंगे कल, यानी कि मंडे मॉर्निंग को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।